हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब लोग बढ़िया होगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और मैं शायद तुमको 23-24 बार बता चुका हूँ कि हाँ चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो अभी हम अपने इस चैप्टर में जिस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं वो है हेलो एरीन। हम लोग का बहुत सिंपल सा फंडा था कि हेलो एरीन्स को हम पूरा अलग पढ़ रहे हैं। अब इतना भी अलग नहीं पढ़ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह और स्ट्रक्चर वगैरह भी अलग पढ़ें। बट बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, इन दो टॉपिक को हमने अलग कर लिया था। और हम लोगों ने सोच लिया था कि इसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। तो जिसमें से हमारा जो प्रिपरेशन वाला टॉपिक है वो मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ बचता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है। तो आज हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी भाई? आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं टॉपिक। एक मिनट, रुको, रंग वंग बदल लूँ पेन का पहले। हाँ, तो टॉपिक का नाम हो जाएगा केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन। देखो यार, हेलो एरीन्स कर लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि कोई भी चीज़ की अगर तुम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जाओ ना, तो किताबों में तो रिएक्शंस दिए रहेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग तुम जिस भी टॉपिक का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया करो कि क्या है, कैसे है, कैसा बिहेवियर है उसका। जैसे कि हम हेलो एरीन अगर बनाते हैं तो हेलो एरीन मुझे कुछ ऐसा बना हुआ मिलेगा। कल के वीडियो में हमने ये भी जाना था कि एक हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कर रहा है। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, जिनको हम लोन पेयर्स के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे है आपके पास लोन पेयर, और लोन पेयर के बाद है सिंगल बॉन्ड। मतलब लोन पेयर के जस्ट बाद तो एक सिंगल बॉन्ड है, और उसके तुरंत आगे क्या पड़ गया? डबल बॉन्ड। और शायद आपने जब भी पढ़ा होगा 11th में या कहीं, मतलब 11th जब आपने पढ़ाई की होगी 11th की, तो आपको बताया गया होगा कि अगर अल्टरनेट अल्टरनेट दो डबल बॉन्ड आ जाए। चलो ऐसे बनाते हैं, मान लिया दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए, कि एक के बाद अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आ जाए, या एक के पास लोन पेयर्स हों, ऐसा कुछ भी सिस्टम आ जाए, या फिर एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा कोई भी जो सिस्टम होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह होती है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो सकते हैं। कल भी मैंने इन सब बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो आपका हेलो एरीन है, इसकी कुछ बातें आप समझ लो जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस। आज तो मैं रेजोनेंस बना भी दूंगा इसका, क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं बनाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी समझने में बहुत सारी दिक्कत आएंगी। रट तो लोगे, लेकिन बाकी चीज़ें तुमको क्लियर नहीं होंगी। तो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका रेजोनेंस बनाएंगे। चलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? रेजोनेंस ऑफ हेलो एरीन्स। रेजोनेंस ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने बनाया बेंजीन रिंग। ठीक है, सारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए, और ये बनाया अपना हेलोजन। अब हम क्या करेंगे? इस पर हमने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, ये लो। ठीक है, ऐसे बना लिए। अब सबसे पहले क्या होगा? ये बॉन्ड अगर किसी कंडीशन की वजह से ब्रेक होता है, किसी भी कारणवश अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। इतना बात अपने दिमाग में फीड करो पहले, कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसको मैंने रेड रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं इस कार्बन के चारों बॉन्ड मुझे विजिबल हैं। जो चार बॉन्ड है इसके पास, ये सारे के सारे विजिबल हैं। लेकिन बाकी सब में देखोगे तो मुझे 3 बॉन्ड विजिबल है, सब तीन ही बॉन्ड विजिबल हैं सारे कार्बन के। दैट मीन्स उसका एक बॉन्ड इनविजिबल है, जो कि किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से अटैच्ड है। पहले इतनी बात तुम दिमाग में डाइजेस्ट करो। इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, जिसमें से एक से तो हैलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 कार्बन से बचे हुए जो 5 कार्बन है, उनसे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे यहाँ। जैसे एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? इस कार्बन पे। अच्छा, जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? जल्दी बताओ। बताता हूँ, रुको, ध्यान से सुनना।
तो जैसे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये तो टूट गया, इसकी तो कहानी खत्म हुई भाई, इसकी तो कहानी खत्म हुई, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, चलो ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बचे? तीन। इसका इलेक्ट्रॉन तो भाई तुम उठा के लेके गए, इधर इधर ट्रांसफर कर दिया, ये देखो यहाँ आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस पे आने लगा होगा एक पॉजिटिव, और इस पे ये पॉजिटिव ना आ पाए, इस वजह से जो इसके लोन पेयर थे, जो ये देख रहे हो ना हेलोजन के पास लोन पेयर थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला आया होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यहाँ पर बना दिए होंगे एक बॉन्ड। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि कहानी क्या हो, फिर से समझाता हूँ। इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला आया होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर प्लस आने वाला है, भविष्य में थोड़ी देर बाद इस पे क्या आने वाला है? प्लस। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला आया भाई? यहाँ चला आया। एक मिनट, इतना ब्राइट क्यों आ रहा है? एक मिनट। ठीक है, ओके। देखो, तो क्योंकि हमें पता है यहाँ पर प्लस आने वाला है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से यहाँ मौजूद है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? बॉन्ड। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में तुम मुझे एक बात बताओ, हैलोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है? भाई उसका एक इलेक्ट्रॉन भले से अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन तो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गया है ना नीचे, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक प्लस। एक प्लस आ जाएगा, और बचे हुए दो लोन पेयर अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बनाना चाहो तो बना दो, ना बनाओ तो कोई मारेगा नहीं तुम्हें। तो मैंने तो बना दिया है ऐसे, क्योंकि हमारा काम है बहुत एक्यूरेट समझाना। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब जो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये कोशिश करेंगे यहाँ पर अपने बॉन्ड को, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाने की, ठीक है। और जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा तो आप देखना, इसका तो काम ओके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई अनस्टेबिलिटी है इस टाइम। लेकिन इस कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर यहाँ पर हम एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझना, अगर यहाँ पर हम एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तुम खुद सोचो, अरे बाप रे बाप, तुम खुद सोचो, ये वाला जो कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, टोटल तीन बॉन्ड ये, और एक जो बनाया होगा हाइड्रोजन से, मतलब इसके ऑलरेडी चार बॉन्ड बने हुए हैं। तो क्या ये एक नया बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो क्योंकि ये एक नया बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुंचा देगा। अब चांसेस है कि यहाँ पर बॉन्ड बन जाए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई? ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर देखो नया बॉन्ड बनने वाला है, इसको अभी के लिए मिटा दो, ये लो। तो अब क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे एक बन जाएगा नया बॉन्ड, ये वाला तो पहले से ही था। निगेटिव चार्ज कहाँ बन चला है? यहाँ पे। और यहाँ क्या? डबल बॉन्ड एक्स, एक्स के ऊपर है एक पॉजिटिव, मन हो तो दो लोन पेयर भी दिखा दो। इतना पहुंचा। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर बेटा देखें तो फिर यही चीज होगी, ये यहाँ बॉन्ड बनाना चाहेगा, लेकिन जब बनाएगा तो इस कार्बन पे पांच बॉन्ड होने लगेंगे, गिनो, एक दो तीन, और एक ये बनाया होगा हाइड्रोजन से, और क्योंकि एक नया बॉन्ड अगर यहाँ बनेगा तो इसको मिलाकर टोटल पांच बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन ना आए, इसलिए ये अपने इस इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो क्या कंडीशन आएगी? आइए देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। एक बॉन्ड यहाँ, एक देखो ये जस्ट बनने जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया। और इधर बनेगा डबल बॉन्ड एक्स, जिसपे है पॉजिटिव, और इसके साथ अगर दो लोन पेयर दिखाना चाहो तो दिखा दो। और निगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या होने वाला है बेटा? ये अपना बॉन्ड यहाँ बना लेगा, और ये वाला दोबारा से तोड़ के यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब सिचुएशन क्या आ जाएगी कुछ, ये यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड, और ये दोबारा से अब बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुंच गया। फिर से कितने हो गए भाई अपने पास? अपने पास हो गए तीन लोन पेयर। अभी इतनी देर तक दो लोन पेयर थे, अब कितने हो गए? तीन लोन पेयर हो गए। तो आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तुम्हें सारा यार इरिटेटिंग लग रहा है तो ठीक है, जो भी है सो है, ठीक है। तो देखते हैं, ये बन गया भाई फिर से दोबारा से। तो हमने ये देखा कि हम यहाँ से शुरू हुए थे, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ से शुरू हुआ था, कुछ ऐसे हमने शुरू किया था, ठीक है। और ये फाइनली कहाँ पहुँच गए हम? अ, ऐसे पहुँच गए। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली 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 डीलोकलाइज हुए। पॉइंट यहाँ से देखना, आप जो जो बता रहे हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनेंगे आगे के लिए। डीलोकलाइज हुए, पहला चीज़ तो हमें ये दिखा, डीलोकलाइज हुए, जिससे, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये हुआ, मतलब इसका क्या हुआ? ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ डबल बॉन्ड कैन बी एनीवेयर। ये पूरी प्रोसेस रनिंग में है, कंटिन्यू ये हो ही रही है, ये रुक नहीं रही है, प्रोसेस चलती रह रही है।
तो डबल बॉन्ड कैन बी एनी वेयर। पहली बात तो ये समझ में आई। अब बात नंबर 2 जो मुझे यहाँ से निकल के आएगी, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि बेंजीन रिंग, अच्छा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम बना लो। इन सबका ओवरऑल एक मिला जुला स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, जिसमें हम पूरा डिलोकलाइजेशन दिखाना चाहेंगे, वो कुछ ऐसा बनेगा। डबल बॉन्ड हमने देखा कहीं भी हो सकता है ना, तो हमने ऐसे ऐसे करके कहीं भी बना दिया, ये कहीं भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा एक्स लगा हुआ है उसके साथ में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, तो ऐसे दिखा दिया। तो यहीं से मेरी दूसरी बात निकल के आई। क्या निकल के आई दूसरी बात? कि इसको आगे कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये निकल के आई कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन एटम है और जो हेलोजन एटम है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में क्या है भाई, डबल बॉन्ड भी नहीं है। तुम ये भी मत कह देना कि कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। अरे अगर डबल बॉन्ड ही होता मेरे भाई तो हम पूरा कंप्लीट डबल बॉन्ड दिखाते ना। हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है मामला, कार्बन एंड हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है, बट फिर भी सिंगल बॉन्ड से तो काफी स्ट्रांग होता है। बहुत गर्मी है शायद। तो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और डबल बॉन्ड से वीक होता है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं तीसरी बात जो यहाँ से निकल के आई। तीसरी बात क्या निकल के आई भाई? तीसरी बात कुछ निकल के आई क्या? हाँ, तीसरी बात क्या निकल के आई, हम देख सकते हैं कि हमारा निगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे गया है। एक तो कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। एक तो गया इस पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और कहाँ इलेक्ट्रॉन गया? एक देखो इस पॉइंट पे गया, इसको हम बोलते हैं पैरा, और यहाँ पर फिर से किस पे आया, ऑर्थो। मतलब हमने ये देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बट लोअर एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। इतनी बातें हमने सीखी। एक और बात जो इस स्ट्रक्चर में जानने वाली है तुम लोगों के, पसीना पड़ गया टैब पे, मैं इसको हटा दूं, नहीं तो ये पेन वेन नहीं चलेगी इस पे। ठीक है, देखते हैं। अब जो नेक्स्ट बात हमें समझ में आ रही है, 3 पॉइंट तो हो गए थे, एक पॉइंट यहाँ से हम और बना सकते हैं। देखना क्या है पॉइंट चौथा। ये पॉइंट भी बहुत कमाल का है, बहुत कम लोग जानते होंगे इस पॉइंट को। देखो बताते हैं। देखो, मेरे नज़र में वो हर चीज़ कमाल की है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। देखो ये हमने बनाया, ठीक है, और ये बनाया हेलोजन। अब ध्यान से तुम मेरी बात को समझना थोड़ा सा। ये जो कार्बन है इस समय, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन हमेशा कैसा होता है? sp2। अच्छा अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो वहां पर जो होता था, वहां पर ऐसा कार्बन यूज होता था। ये कार्बन क्या होता था? sp3। हेलो एल्केन में जो कार्बन होता था वो होता था sp3। और अगर हम बात करें हेलो एरीन में, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो होता है sp2। हमेशा याद रखना, sp2 कार्बन sp2 कार्बन हैज हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन sp3 कार्बन। मतलब अगर दो कार्बन तुम्हारे सामने रख दिया जाए, एक sp3 कार्बन हो और एक sp2 कार्बन हो, तो उन दोनों में ज्यादा निगेटिव कौन सा कार्बन रहेगा? उन दोनों में ज्यादा निगेटिव रहेगा sp2 कार्बन। अच्छा इस निगेटिव के होने से होता क्या है? देखो, जनरली अगर हम एक CX बॉन्ड लेते हैं जो ऐसा हो, तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, ये निगेटिव बन जाता है। इसका मतलब पोलरिटी कैसी रहती है इसमें? पोलरिटी रहती है, बहुत ज्यादा तो नहीं रहती लेकिन ठीक ठाक तो रहती ही है। कैसी रहती है बेटा? ठीक ठाक। बट अगर हमने जो कार्बन लिया है वो किसी से डबली बॉन्डेड है, और इधर लगा हुआ है हेलोजन, तो ये जब पार्शियल निगेटिव बनेगा, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, ये बेकार सा पॉजिटिव बनेगा। कैसा पॉजिटिव बनेगा? बेकार पॉजिटिव। अरे भाई जाहिर सी बात है sp2 कार्बन निगेटिव है ना,
sp2 कार्बन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब sp2 कार्बन से पूछोगे तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहेगा हम जो है निगेटिव एलिमेंट बनना चाहते हैं, मतलब निगेटिव की तरह बिहेव करना चाहते हैं। बट हैलोजन तो उससे भी ज्यादा निगेटिव था। तो ये बंदा भाई निगेटिव बन रहा है। उस और चाहिए होता है, उस समय चाहिए क्या होता है कि ये कार्बन किसका किसकी तरह काम करे, पॉजिटिव की तरह। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो sp2, अरे यार मैंने गलत जगह सर्कल कर दिया, एक मिनट नीचे आओ। ये मेंबर हमारा क्या चाहता है, ये मेंबर चाहता है निगेटिव बनना, और उस समय ये एक्सपेक्ट करता है कि ये कार्बन खूब अच्छा पॉजिटिव की तरह काम करे। लेकिन क्योंकि ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि वो एक अच्छा पॉजिटिव नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक अच्छा निगेटिव है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इस सिचुएशन में जो पोलैरिटी है, जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इतना बात हमें समझ में आया। अब आइए आपको समझाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने ये सब पढ़ाया, अब पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, आज हम क्लासिफिकेशन ही अच्छे से सीखेंगे और कोई एक दो टाइप की रिएक्शन सीखेंगे। तो पहला होता है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। हालांकि ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। अगर आप खुद सोचना चाहते हो ये चीज़, तो आप एक काम करना, आप थोड़ी देर जो मैंने आज आपको फैक्ट्स बताया है, इन फैक्ट्स के आधार पे तुम खुद सोचने की कोशिश कोशिश करना। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, अरे यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया सेकंड टाइप का रिएक्शन। और जो थर्ड कैटेगरी का रिएक्शन होता है एलोएरीन्स का, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जाहिर सी बात है, हमने अभी भी बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कम एक्टिव रहता है। इसका जाहिर सी मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसा रहता होगा, ज़्यादा एक्टिव रहता होगा। कारण क्या हो सकता है इसका, इसके बारे में तुम यार अच्छे से आज सोचना, क्योंकि कल जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर कर पाए। तो अभी हम सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा, वो है रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बहुत आसान है यार। मान लो दो ही मेटल के साथ पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, विथ सोडियम। तो आइए सोडियम के साथ देखते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखना, हमने लिया एक हेलोएरीन, ठीक है। एक लिया हेलोएरीन और एक लिया हेलो एल्केन। ध्यान समझना, दोनों हेलोएरीन नहीं लिए, एक हेलोएरीन लिया और एक हेलो एल्केन लिया। थोड़ा छोटा बनाते हैं तो समझ में आएगा, एक मिनट। एक लिया हेलोएरीन, ठीक है, और एक लिया हेलो एल्केन, और इसके साथ क्या ले लिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। पहचाना पहचाना कुछ लग रहा है, कुछ याद आया कौन सी चीज का रिएजेंट है ये होता था वुड्स रिएक्शन। क्या होता था ये, वुड्स रिएक्शन। लेकिन इस समय क्या मामला है, इस समय आधा हेलोएरीन है और आधा हेलो एल्केन है। भाई आधा हिस्सा इसका, एक मॉलिक्यूल कौन सा है, हेलोएरीन, वहां पर दोनों हेलो एल्केन होते थे। इसमें एक हेलोएरीन है और एक क्या है, हेलो एल्केन है। तो एक हेलोएरीन है और एक हेलो एल्केन है, जिसके वजह से इसका जो नाम रहेगा ना, नाम अभी हम बताएंगे बाद में, इसका पहले प्रोडक्ट लिखते हैं क्या होता है। तो प्रोडक्ट वही वाला याद रखना, यहाँ से ये वाला एक्स टूटेगा, यहाँ से ये वाला एक्स टूटेगा, और यहाँ पर मॉलिक्यूल हम Na के कितने लेंगे, Na के हम लेंगे दो मॉलिक्यूल। दोनों Na के साथ एक एक एक्स चले जाएंगे, जैसे मैंने वहां समझाया था वुड्स रिएक्शन में, बिल्कुल इसी तरह। और जो यहाँ पर बेंजीन है, जो यहाँ पर बेंजीन है, ध्यान से देखना, इसका प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन, ये इतना हाइड्रोकार्बन इधर से बचा, इतना इधर बचा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बेंजीन से जुड़ गया आर, बेंजीन से क्या जुड़ गया, आर, और 2NaX बाहर निकल गया। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे, क्योंकि इसमें आधा पुराना वाला हिस्सा था वुड्स रिएक्शन वाला, तो इसका नाम हो जाएगा वुड्स। और आधा जो नया हेलोएरीन वाला पार्ट आया, उसके लिए हम लगाएंगे फिटिग। फिटिंग ना कह दियो, फिटिग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर हम सेकंड पार्ट करें,
मैंने बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके तोड़ ओड़ के नहीं बताया एक्स वगैरह को, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी वुड्स रिएक्शन में समझा चुका था। अच्छा, मान लो अगर हम दोनों मॉलिक्यूल हेलोइरिन के ले लें, एक एक्स, अब चाहे इसके आगे दो लगा दो और ऐसे 2Na लिख दो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। या तुम बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, तुम दोनों बना लो एक बार, एक बार तो एटलीस्ट बना ही लो, क्या ही दिक्कत है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैटर नहीं करता कि तुम मॉलिक्यूल की सिमेट्री किस तरीके से बना रहे हो, वो तभी मैटर करेगा जब हम बेसिकली पढ़ ही वही चीज़ रहे होंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर हम लिख दिया 2Na, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ड्राई ईथर। क्या लिख दिया? ड्राई ईथर। अब हुआ क्या होगा यहाँ पे भाई? यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा, ये वाला एक्स भी और ये वाला एक्स भी, दोनों के दोनों एक्स किसके साथ चले गए होंगे? इस वाले Na के साथ, दोनों Na के साथ, और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, वही पुराना लो पूरा मैकेनिज्म है, और क्या। और लग जाएगा 2NaX। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसमें क्योंकि वुड्स रिएक्शन वाला है ही नहीं, हेलो एल्केन वाला पार्ट है ही नहीं, तो फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा? फिटिक रिएक्शन। तो एक बार रिवाइज कराए दे रहा हूँ। अगर RX प्लस RX मतलब दोनों हेलो एल्केन है प्लस Na ड्राई ईथर है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये पहला हो गया। अगर अगर RX प्लस हेलो एरीन है, एनेन ड्राई ईथर, तो ये क्या कहलाएगा भाई? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। और अगर दोनों के दोनों हेलो एरीन है, पहला वाला भी हेलो एरीन है और दूसरा वाला भी हेलो एरीन है, एक मिनट, पहला भी हेलो एरीन है और दूसरा भी क्या है? अरे बाप रे, दूसरा भी क्या हो गया भाई? हेलो एरीन। और यहाँ पर भी क्या चल रहा है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बैलेंसिंग नहीं रहेगा, वो बैलेंस करके मनु का लिखेगा, मनु का नहीं लिखेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा केवल फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, सब कुछ सही है, हर जगह मैंने बाई प्रोडक्ट बता दिया है। चलिए ठीक है। अब अगर ऐसे ही मान लो तुमको सीखना हो, वैसे तो कोर्स में है नहीं जो दूसरा बताने जा रहे हैं, बट जान लो, दूसरा है रिएक्शन विथ, मतलब Mg के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे भाई दूसरा? दूसरा हम पढ़ेंगे Mg के साथ। तो वही मामला है, हेलो एरीन को अगर हम Mg के साथ हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि Mg में क्या बनता था? ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो इसमें भी क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रेजेंट। लेकिन ऐसा ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनेगा, प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनेगा जिसमें जहां पर एल्किल होना चाहिए ना, वहां पर क्या रहेगा? फेनिल रहेगा। क्या रहेगा? फेनिल। फेनिल MgX। अभी भी इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है? आयनिक। और ये वाला कैसा है? कोवेलेंट। तो ये क्या है? एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रेजेंट। इसको भी हम वाटर वगैरह में नहीं रख सकते। ठीक है, तो बस, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। जब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा गर्मी नहीं कम हो जाती, तब तक बहुत ज़्यादा पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। नहीं, बेहोश हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते ही। माइक पे भी पानी नहीं पड़ता रहता, मतलब पसीने की बूंदें गिरती रहती हैं। देख रहे हो ब्रो, कितना मेहनत करता हूँ मैं, इतनी तारीफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया भाई। और क्या करें? अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कल, वो क्या पढ़ेंगे? लिख देते हैं उसको। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये पढ़ेंगे। और तुमको ये पता करना पड़ेगा वाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, सोचना है इसका जवाब, सोच सकते हो तुम, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? चलो, तो इसके बारे में तुम सोचना। बाकी अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।